उस चूक हमसे हुई और सीख अंग्रेज ने हमसे ली। 1889 में वो इस 1857 के युद्ध को देखकर घबरा गया, डर गया, और उसने 1889 में इस एकता को, जो संपूर्ण जाति वर्ग मध्य पंथ संप्रदाय की एकता थी देश के अंदर, उसको ध्यान में रखकर कैसे इनको अलग किया जाए, उसके लिए देश के अंदर एक राजनीतिक सेफ्टी वाल्व के रूप में पार्टी का गठन हो गया, जिसको हम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम पर जाना। उस कांग्रेस का काम क्या था मैं बताने नहीं खड़ा हुआ है। जिसका संस्थापक ही अंग्रेज हो, कोई देश को क्या दे सकता है? कोई देश की मिट्टी के प्रति क्या प्रेम कर सकता है? इस देश की संस्कृति परंपराओं के प्रति क्या श्रद्धा आस्था उसकी हो सकती है? ये तो शायद आंखों का अंधा और कानों का बहरा भी इसको समझ सकता है। एक परिवार में मैं जाता हूं, वहां एक छोटा सा कुत्ता है, पिल्ला, उसको आंख नहीं है, लेकिन वो सूंघने की शक्ति मात्र से वो उसके परिचित है कि अपरिचित है, वो परिचय दे देता है। हम समझने के लिए उदाहरण पर्याप्त है। उस 89 में इस कांग्रेस का निर्माण होने के बाद इस देश की गति दिशाएं दोनों बदल गई, और धीरे धीरे आकर के इस देश में अंग्रेज इस पार्टी की नींव रखने के बाद ये निश्चिंता होता चला गया। थोड़ा सा क्योंकि कार्यक्रम में विलंब हुआ, इसलिए बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, विषय पर मैं आता हूं। इसकी प्रस्तावना के रूप में मैंने आपके सामने विषय रखने का प्रयास किया। 1905 के अंदर इस देश में वो जो 89 ने पार्टी का गठन किया था सेफ्टी वाल्व के रूप में, उसका कितना प्रभाव हुआ ये टेस्ट करने के लिए बंगाल विभाजन की एक अधिसूचना जारी हो जाती है। हम सब जानते हैं उस बंगाल विभाजन को देश की जनता ने, केवल बंगाल का विषय नहीं था, वो संपूर्ण देश का विषय था, और इसलिए उस बंगाल विभाजन को स्वीकार किया गया देश की जनता ने। देश के जनमानस ने उस बंगाल विभाजन को स्वीकार किया गया। तो ये हम सब के लिए विचार करने का विषय, और उस विभाजन को मूल मंत्र अर्थात जीवन देने का काम किसने किया? तो जो एक मेरा गीत है, राष्ट्र गीत, जिसको मैं बोलता हूं वंदे मातरम। वंदे मातरम इस देश के जंगल के कंठ का विषय हो गया। इस देश की तरुणाई के मन के अंदर इस धरती के प्रति निष्ठा और समर्पण का मंत्र बन गया, और उसके कारण सावरकर जी जैसे लोग, डॉक्टर हेडगेवार जैसे लोग, जो भी विद्यार्थी जीवन में थे, इस देश के अंदर एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा हो गया। वर्ष भर के अंदर 5 में ये हुआ, तुरंत अंग्रेज को ध्यान में आ गया ये तो उल्टा शायद पड़ गया, और इसी में से जो 89 के बाद फिर एक नया षड्यंत्र रचा गया, जिसको हम 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के नाम पर जान सकते हैं। ढाका के अंदर एक आगा खान नाम के मुसलमान थे, उनको आगे करके मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई, और उस मुस्लिम लीग ने अपना एजेंडा, अपना घोषणा पत्र जारी किया, हमको क्या क्या चाहिए। अर्थात जो देश अभी एक दिशा में चल रहा था, एक सूत्र में चल रहा था, एक मिशन को लेकर चल रहा था, यहां से ये सूत्र बदल गया, ये सूत्र टूट गया, और उस बंग भंग के विषय को लेकर जो एक सामूहिक आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें दरार पड़ गई। लेकिन जिस मिट्टी में हम जन्म लिए हैं, वो मिट्टी संघर्षों की है, वो मिट्टी त्याग और समर्पण की है। वो धरती
बहादुरों की धरती। हमने 5 साल संघर्ष किया उस मुस्लिम लीग की चिंता की बिना, और 1906 में वो बंगभंग वापस हुआ। हम सब जानते हैं, अर्थात इस देश के अंदर कितनी ताकत है उसका एक परिणाम 1911 उस बंगभंग की अधिसूचना को वापस लेना, ये हिंदुस्तान की जो 1857 में हमारे थे, ये पहले जीत थी हमारी। वहां से इस देश के अंदर उस कांग्रेस के अंदर ही भारत के नेताओं का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, उनकी भूख भी बढ़नी शुरू हुई। और 1914 में हम सब जानते हैं देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। उस विश्व युद्ध में क्या परिणाम हुआ? मेरे पास एक अच्छा अवसर था। 12 में इस देश की तरुणाई ने, इस देश की मातृशक्ति ने, अर्थात जन जन ने उस यूनिटी का परिचय दिया था। हम विजय प्राप्त किए थे। 1914 में विश्व युद्ध छिड़ने के बाद एक अच्छा अवसर हमारे पास था कि उस विश्व युद्ध का नेतृत्व एक तरफ से अंग्रेज अर्थात ब्रिटेन कर रहा था, उसका सारा दिमाग पर लगा था। हम उस विश्व युद्ध के अंदर अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते, लेकिन नहीं हुआ। हमको फिर लालच दिया गया, ये विश्व युद्ध में आप हमारा साथ दो और हम विश्व युद्ध के बाद आपको स्वतंत्रता देंगे। वो जो नेतृत्व था, जो पार्टी थी, गरम और नरम दल, दो दलों की हम चर्चा सुनते हैं। एक दल सत्ता का भूखा था प्रारंभ से, उसकी भूख जगा दी गई। उस सत्ता के भूखे दल को ये उसके मन में डाल दिया कि विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद हम तुमको स्वतंत्रता देंगे। परिणाम क्या हुआ आप याद करिएगा। ये इतिहास पढ़ने का विषय जब हम आज स्वतंत्र स्वाधीनता का, ये स्वतंत्रता का नहीं है, ये स्वाधीनता का अमृत महोत्सव जब देश का जनमानस मना रहा है, तो इस अमृत महोत्सव में उस अपने पुराने इतिहास के पन्नों को पलटने की आवश्यकता है। कहां कहां हमसे, हमारे नेतृत्व से चूक हुई है, उसका समाधान, उसे सीख लेने की आवश्यकता है। 1857 के युद्ध में लगभग 7 लाख, ऐसा वर्णन आता है कि देश का कोई गांव ऐसा नहीं बचा जिस गांव से कोई माई का लाल उस युद्ध में शहीद ना हुआ हो, इस अपनी भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए, उन जंजीरों से मुक्त कराने के लिए इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। इस अमृत महोत्सव में यह अवसर हमको मिला है, अभी भी अवसर है। हर गांव की मैं बात करता हूं। मेरा केंद्र हरिद्वार है, उस हरिद्वार के अंदर एक कुंजा बहादुरपुर गांव है रुड़की के पास। उस गांव में वहां के कुंवर राजा विजय सिंह गुर्जर, कौन कौन जानते हैं उनका नाम? जरा बता, हाथ खड़ा करो। 2 हाथ खड़े हो, 1 हाथ पीछे से। सबसे पहले 1923 में, 1823 में, सॉरी 1857 के पहले उस अंग्रेजी सत्ता का विरोध करने का काम उस गांव से प्रारंभ हुआ। कुंवर राजा विजय सिंह के नेतृत्व में उस गांव को घेर कर मारने का प्रयास किया गया। 44 लोगों को फांसी दी गई। कहां के लोग हैं वो? किसी शहर के नहीं है, एक साधारण से गांव के लोग। जब मैं कहता हूं कि हर गांव से कोई ना कोई माई का लाल इस देश की मिट्टी के लिए शहीद हुआ है, तो कुंजा बहादुरपुर जैसी घटनाएं मेरे आजू बाजू में भी हुई है, या उनका अध्ययन करने का ये अमृत महोत्सव का एक समय। तो 7 लाख लोग लगभग उस 1857 की लड़ाई में शहीद हुए। उनको याद करने का विषय नहीं है क्या? हम कौन से अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं? तो जिस विश्व युद्ध की मैंने बात की, उस विश्व युद्ध में लालच देकर, सेना तो हमारी थी, भाई तो हमारे थे, आदेश अंग्रेजों का था। इस देश से लगभग 8 लाख नौजवानों को अलग अलग देशों में ये लड़ाई के लिए भेजा गया। उसका इतिहास है। लगभग 2.25 लाख सैनिक हमारा वापस नहीं आया, वो उस युद्ध में शहीद हो गया।
विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद हमको स्वतंत्रता मिली क्या? परिणाम क्या मिला? तो परिणाम में हमको जलियांवाला बाग मिला, रोल एक्ट लागू कर दिया गया, वो पुरस्कार था हमारे लिए। और जलियांवाला बाग में क्या हुआ? इस देश के जल मानस को जानने की पढ़ने की आवश्यकता, उन 73 लोगों पर आज हमको याद करने का ये विषय नहीं है क्या? आज हम कौन से भारत की स्वतंत्रता मना रहे हैं? उसी समय असहयोग आंदोलन चालू हो गया। फिर मोहम्मद अली और शौकत अली दो बंधु आ गए, उनमें से मोहम्मद अली इस कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। उस समय से जिन्ना को हम राष्ट्र विरोधी कहते हैं, आज वो जिन्ना इन शौकत अली और मोहम्मद अली की मांग का धुर विरोधी था। वो नहीं चाहता था कि इनके कारण तुष्टीकरण और मुसलमानों की मांगे मानी जाए। क्या पढ़ना चाहिए? ये दोनों कट्टरपंथी थे और उस कट्टरपंथ के कारण खिलाफत तुर्की में होती है, वहां के खलीफा के विषय में, और दर्द हिंदुस्तान के अंदर पैदा होने वाले कुछ नाजायज संतानों को। उस खिलाफत आंदोलन का सहयोग, उस असहयोग आंदोलन में हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम हमारा साथ दो, इस खिलाफत आंदोलन में ये पैक्ट कर लिया गया। वो हमारा क्या साथ देंगे? हम तो 1905 में बंधन झेले उनके विरोध के बाद। ये क्यों विश्लेषण नहीं होना चाहिए? एक के बाद एक गलती। 1923 काकीनाडा अधिवेशन कांग्रेस का, उस कांग्रेस के अधिवेशन में क्या हुआ? तो मैंने कहा कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद इस देश के अंदर एक दीवार चिनी गई। वो दीवार धीरे धीरे बड़ी होती गई। उस खिलाफत आंदोलन में हम साथ खड़े हो गए, उसको और बल मिला, उसकी मांगे मानते चले गए, और 1923 में तो अति हो गई। उस 1923 में 1947 के विभाजन को एक बल दिया गया, और उस कांग्रेस के अधिवेशन में, जब अधिवेशन का प्रारंभ वंदे मातरम से होना था, तो उस समय मोहम्मद अली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जैसे विष्णु दिगंबर पुलस्कर उस वंदे मातरम को गाने के लिए खड़े हुए, तो उस मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसका विरोध किया। ये नहीं होना चाहिए। मैं इस भारत माता की वंदना नहीं कर सकता। ये धरती मेरी मां है, मुझको अन्न देती है, जल देती है, वायु देती है, पंच तत्व जिनके कारण मेरा जीवन चलता है। इस धरती के लिए लाखों लोग जीवन दे चुके। इस वंदे मातरम की ताकत को 1905 से 1911 तक के उस आंदोलन में मैंने देखा। उस वंदे मातरम का मंच से उच्चारण क्यों नहीं होना चाहिए? केवल और केवल विष्णु दिगंबर पुलस्कर की जिद्द के कारण उस मंच पर वंदे मातरम हुआ। उस मोहम्मद अली की बात का विरोध करने वाला एक भी माइक अलावा उस मंच पर नहीं था। सब गर्दन नीचे करके बैठकर, और वो मोहम्मद अली उस मंच को छोड़कर नीचे जाकर बैठ गया। 1947 का विभाजन जो तय हो गया। आज इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में, जहां संपूर्ण देश बड़े जोश के साथ खड़ा है, जो स्वाभाविक, लेकिन संघ के अंदर शाखा में जब हम युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो उस युद्ध के प्रशिक्षण में एक प्रयोग होता है सिंह ध्वज। कभी हमने शेर को शिकार करते हुए फिल्म के अंदर या रियल में देखा हो तो हम समझ सकते हैं, जिसने देखा वो समझ सकते हैं। सिंह 2 कदम आगे बढ़ता है, लेकिन दृष्टि उसकी पीछे रहती है। आगे का शिकार करने के लिए पीछे की सुरक्षा आवश्यक है, अर्थात पीछे मूल्यांकन करना, अतीत का मूल्यांकन करना। जहां अतीत मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, वर्तमान को ठीक रखने के लिए प्रेरित कर रहा है, वहीं वो अतीत
गलतियां जो इतिहास के अंदर हुई हैं, उन गलतियों को सुधार का भी वो संदेश मुझको। ये विषय विचार करने का है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक ने 1921 में कहा था, इस असहयोग आंदोलन के साथ साथ खिलाफत आंदोलन का जैसे ही समर्थन ये कांग्रेस नेतृत्व ने किया, उस समय डॉक्टर हेडगेवार को ध्यान में आ गया और उस समय उन्होंने कहा था 1921 के अधिवेशन में कि अब हमको पूर्ण स्वतंत्रता की मांग प्रस्ताव अपने मंच से पास करना चाहिए। नहीं हुआ। कब ध्यान में आया? ठीक 10 वर्ष बाद 31 दिसंबर 1929 मध्य रात्रि रावी का तट जल लेकर 12 बजे ठीक पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया। बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे इतिहास बहुत लंबा है। गत वर्ष इस देश के प्रधानमंत्री जी ने आज के दिन के लिए विभाजन विभीषिका दिवस ऐसा घोषित किया। कौन सी विभीषिका है? वो विभीषिका है कि 15 अगस्त 1947 देश का विभाजन। उस विभाजन की क्या कीमत हमने दी? उस कीमत का स्मरण करना इतिहास के अंदर वर्णन है। 1.5 लाख लोग घर से बेघर हुए, घर से बेघर हुए। अपनी कोठियां थी, अपनी फैक्ट्री थी, नौकरी थी, सर्वस्व था उनके पास, जान बचाकर भागे। 20 लाख सिख हिंदू, उनका कत्लेआम हुआ। एक सनी देओल की पिक्चर आई थी, नाम ध्यान से उतर रहा मेरा है, गदर। गदर उसमें एक दृश्य दिखाया गया था। वो काल्पनिक नहीं है, वो वास्तविक दृश्य है। आज भी अगर कहीं से अखबार मिल जाए, गूगल पर सर्च कर सकते हैं हम। वहां भी जो हमको उपहार में उन ट्रेनों पे लिखा हुआ था, उपहार में जो ट्रेनें हमारे लिए भेजी गई, उनमें सब भरे हुए थे। जब 20 लाख की बात आती है तो नंबर 20 लाख के ऊपर है। हमारी माताओं बहनों के साथ क्या हुआ, ये आज वर्णन करने का विषय नहीं है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से खून उतर आता है। जब ये सब हो रहा था, मैं भी चर्चा कर रहा था, कार्यकर्ता ने कहा कुछ अखबार को देना है। मैंने कहा मैं कुछ तय करके नहीं आया, उस समय क्या निकलेगा मैं उसी समय बताऊंगा। 9 अगस्त 1947 इस देश को आजादी का लीड करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर की यात्रा पर निकल जाते हैं। कहां? कलकत्ता। कलकत्ता में एक नोआखाली स्थान है। 14 अगस्त मध्य रात्रि को उस विभाजन के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होने थे। हम सत्ता के भूखे थे ना, हमको सत्ता चाहिए थी। वो 20 लाख नहीं, 1 करोड़ लोगों का भी कत्लेआम होता, हम उसको स्वीकार करते। महात्मा गांधी जी ने हमको कहा था, देश की जनता को कहा था कि देश का विभाजन मेरी लाश के ऊपर से होकर निकले। देश की जनता ने भरोसा किया, उस भरोसे में गांधी जी चूक गए, खरे नहीं उतर पाए। शायद इसीलिए वो नोआखाली में जो दंगे का एक नाम लेकर उधर की ओर यात्रा किए, मैं इसको दूसरे अर्थ में बोलता हूं। कोई विद्यार्थी वर्ष भर पढ़ाई करता है, एग्जाम देता है, और जब रिजल्ट आने का समय होता है तो उस विद्यार्थी को 2 दिन पहले से भूख लगती है क्या? उसकी भूख भी गायब हो जाती है, उसकी नींद भी गायब हो जाती है। उस परिणाम से पता है मैं पास होने वाला हूं, लेकिन उसके बाद भी उसकी आंखों की नींद और पेट की भूख हो जाती है।
दिल्ली के अंदर सत्ता का हस्तांतरण होना है और मैं उस सत्ता के लिए संघर्ष करने वाला प्रथम नागरिक हूं, लीड करने वाला नेता हूं, उसको कहां होना चाहिए? दिल्ली में। मैं 1500 किलोमीटर दूर। रोज रात को 11:30 बजे गांधी जी की दिनचर्या लाइट ऑफ करके शुरू होती थी, शयन में जाते थे। उस दिन गांधी जी रात्रि को 10 बजे शयन में चले गए। शायद यह जो लाखों हिंदुओं का कत्लेआम था, जो करोड़ों लोग बेघर हो रहे थे, उस दर्द को वो भी झेल नहीं पाए। हृदय उनका भी रो रहा होगा, शायद इसलिए वो दिल्ली छोड़कर, केवल उनको लाखों लोग नहीं दिखे ऐसा नहीं है, बोझ नवाखाली के नाम पर होना चाहिए। आज लोग पूछते हैं कि देश को आजादी किसने दी? हम भी बैठे हैं, हमें से मिलेगा कि देश को आजादी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से प्राप्त हुई, अधिकांश लोगों का मत। आप पढ़िए उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था एटली, उसका स्टेटमेंट पढ़िएगा। उसने अपनी संसद में बोला है कि देश को, हम भारत को यह भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि 6 जून 1948 की तिथि तय हुई थी, शायद 6 जून है, लेकिन वो 6 या 16 में कन्फर्म नहीं किया रहा। 1948 में भारत को स्वतंत्रता के दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने थे, लेकिन देश के अंदर जो एक वातावरण बना, और वो वातावरण कौन सा था जिसके कारण अंग्रेज को 15 अगस्त 1947 में जाना पड़ा। वो वहां की संसद के अंदर उस समय का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एटली बोलता है कि हम अंग्रेजों भारत छोड़ो से नहीं डरे, हमारे डर का कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज उधर इम्फाल तक देश की धरती की ओर बढ़ गए, आ गई थी। कहां तक? इम्फाल की। इस भारत की जो जल सेना है और वायु सेना है, उन दोनों ने भी विद्रोह कर दिया था, और इसलिए अगर हम 48 तक वहां टिकने का प्रयास करते तो हमको जिंदा आना मुश्किल हो जाता। लेकिन हमको क्या पढ़ाया गया कि हमको अंग्रेजों भारत छोड़ो इस आंदोलन के कारण स्वतंत्रता। आज 14 अगस्त 2022, आज रात्रि की भयंकर काली रात 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान वाले भूभाग में हाहाकार मचा था। माताएं बहनें अपने स्वाभिमान सम्मान को बचाने के लिए चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उनकी आंखों के सामने उनके बाप का, उनके भाइयों का कत्लेआम हो रहा था। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। मुगलों के समय तो सेना मैदान में है, पक्ष की भी और विरोध की भी, इसलिए हमारी माताएं बहनें अपने स्वत्व को बचाने के लिए ये महल के अंदर जौहर कर लिया था। लेकिन वहां तो ऐसा अवसर भी नहीं था। भाई भी घर में है, बाप भी घर में है। उनको मरते देखकर चीखना, चिल्लाना और अपने स्वत्व को बचाना मुश्किल हो गया। इसलिए 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947, जब 15 अगस्त 1947 को क्रांतिकारियों के जय हिंद के नाम पर, जय घोष के नाम पर इस देश के युवा शक्ति को प्रेरणा दी जानी चाहिए थी, उनका बलिदान, उनका त्याग, वो मेरे इतिहास के अंदर पढ़ाया जाना था। तब किसी कवि के द्वारा गीत लिख दिया गया, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और आगे क्या है? बिना खड़ग बिना ढाल। जो 1857 में 7 लाख लोग शहीद हुए, प्रथम विश्व युद्ध में आजादी के नाम पर जिनको देश से बाहर भेजा गया 2.25 लाख,
ये तो आंकड़े हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक, रोशन सिंह, राम सिंह कोका, राणा प्रताप, उन सबका भी तो बलिदान याद करना पड़ेगा ना। इसका मतलब वो जो अपने प्राण दे रहे थे, फांसी के फंदे को गले में डाल रहे थे, वो मौज मस्ती के लिए था क्या? इस देश की स्वतंत्रता में उनका कोई योगदान नहीं था क्या? वो बिना खड़ग और बिना ढाल आजादी मिल गई। ये सीधे सीधे उन लाखों क्रांतिकारियों के, भारत माता के सपूतों का अपमान है। मैंने कहता है गीत महात्मा गांधी ने कहकर लिखाया होगा, लेकिन जिसने भी लिखा और लिखने के बाद जो भी इस गीत को सुनता है और उसको क्रांतिकारी का स्मरण नहीं होता, कहीं ना कहीं उसके रक्त का पानी बन। आज इस 15 अगस्त हम प्रातःकाल स्वाधीनता का अमृत महोत्सव 2-3 दिन से देश के अंदर माहौल बना है। ये अमृत महोत्सव उस सिंह ध्वज की तरह है। अतीत, वर्तमान और भविष्य, आने वाले 25 वर्ष, इन 75 वर्षों में जो हमसे चूक हुई है, जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों से, उन भूलों का सुधार करते हुए आज देश का वातावरण कैसा बना है, तो संपूर्ण दुनिया मेरे देश की ओर आकर्षित होती दिख रही है। क्योंकि विचार एक ही है, सबके जीवन को सुखमय देखना, ये हिंदुत्व का विचार है। सबके कल्याण की कामना करना, ये हिंदुत्व का विचार है। सबको श्रेष्ठ बनाना, ये भारतीय विचार है। और इसलिए इस विचार के कारण, क्योंकि वहां मैं नहीं, हम है। दुनिया बाजार भाव को लेकर चल रही है, मैं परिवार भाव के साथ शुरू से चलता हूं। और इसलिए इस परिवार भाव के कारण उस सुख को दुनिया ढूंढती ढूंढती ये भारत की ओर आकर्षित होगी। आने वाले 25 वर्ष प्रत्येक भारतीय के लिए, प्रत्येक, जब मैं बोलता हूं तो उसमें मातृशक्ति भी आती है। मेरा दायित्व क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है? पुराने कष्टों को देखकर आंसू बहाकर टाइम पास कर देना, ये वीरों की निशानी नहीं। मैंने कहा ना कि मुगलों के समय सेना मैदान में हुआ करती थी। हार का समाचार सुनकर वो माताएं बहनें जौहर की तैयारी कर। आज जौहर का समय नहीं है। आज तो भारत और भारतीयता के लिए, इस देश, धर्म, संस्कृति के लिए जो मेरे पूर्वजों से गलतियां हुई हैं, वो गलतियां मुझसे नहीं होनी चाहिए। उन गलतियों को स्मरण करने का दिन है। उन गलतियों को स्मरण करके उन गलतियों का सुधार करने का दिन है। अर्थात ये दिन आने वाले 25 वर्षों में एक विश्व विजयी भारत, श्रेष्ठ भारत, अजय भारत, इसका निर्माण करना, ये हम प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। आज इस अवसर पर मैंने बात का प्रारंभ किया था कि हम अखंडता के पुजारी हैं। खंडित मूर्ति की पूजा हमने स्वीकार नहीं की। हम अखंडता के पुजारी हैं। मेरी संस्कृति हमेशा जीवन देना जानती है, जीवन लेना नहीं जानती। इसलिए हम जीवन देने वाले, दुनिया को ज्ञान बांटने वाले हैं। लेकिन दुनिया को जीवन देने वाला, ज्ञान बांटने वाला, ये कब उसको विस्मरण हो गया? उस विस्मरण को स्मरण कराने का दिन ये 14 अगस्त का दिन। इसलिए अटल जी की वो 2 पंक्तियां भी हमको याद करनी चाहिए। वैसे जो गीत अभी एकल गीत के नाम पर हुआ, उन्हें नवनिर्माण, उसमें अनेक महापुरुषों की चर्चा हुई। दधीची भी आए उसमें, महाराणा भी आए उसमें, कृष्ण भी आए। उस नवनिर्माण के लिए कितना त्याग करना पड़ता है। अपने को भूलना पड़ता है, परिवार को भूलना पड़ता है, तब जाकर नवनिर्माण होता है।
और इसलिए विषय लंबा हो रहा है तो यही पूरा करते हुए कि अटल जी ने भी बोला है, 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी। रावी की शपथ की मैंने चर्चा की। पूर्ण स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये सत्ता का हस्तांतरण था। आज भी सत्ता उस अंग्रेजों के रीति नीति से चल रही है, अनेक प्रकार के कानून इस देश के अंदर इस प्रकार के, और इसलिए हम स्वाधीनता का भी भाव समझ रहे हैं। आने वाले 25 वर्ष देश, धर्म और संस्कृति पर गर्व और गौरव के पल बनने चाहिए। उसके लिए मैं एक सच्चा सपूत होने के नाते, सपूत हमेशा अपने पूर्वजों की संपदा को बढ़ाता है, विस्तार देता है, उसको बर्बाद नहीं करता। इन्हें एक अच्छा सपूत होने के नाते अपने दायित्व का इन 25 वर्षों में देश, धर्म और संस्कृति के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं, उस संकल्प को स्मरण करना, कर्तव्य को स्मरण करना और एक कदम आगे बढ़ना। शायद आज का दिन इसी संकल्प को उन लाखों, हजारों लाखों क्रांतिकारियों के बलिदान को स्मरण कराते हुए उन्होंने क्यों अपना जीवन दिया। मैं आज जीवन देने की आवश्यकता नहीं है, कुछ सुख सुविधाएं छोड़कर इस समाज के, देश के नवनिर्माण में कितना और कैसे योगदान कर सकता हूं, ऐसा एक श्रेष्ठ संकल्प जागृत कर आगे बढ़ें। निश्चित रूप से एक उज्जवल भारत, श्रेष्ठ भारत, अविजयी भारत, उसका दर्शन हम अपनी आंखों से करने वाले हैं। आवश्यकता हम सबको अपना अपना कर्तव्य निर्धारित कर उस कर्तव्य को प्रमाणिकता के साथ पूरा करने के लिए कदम आगे बढ़ाएं। इतना निवेदन करते हुए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।